हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने 10th के टॉपिक्स में से आर इन्वायरमेंट हो गया, जो 10th के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, आर इन्वायरमेंट हो गया, लाइफ प्रोसेसेस हो गए थे, फिर वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाला टॉपिक कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आज? हियर इट इज रिटन सिंपल पावर बूस्टर क्लास। मैंने आपको क्या कहा था कि पहले मैं चैप्टर के जस्ट एक लेक्चर बाद ही आपको चैप्टर से रिलेटेड पावर बूस्टर क्लास पढ़ाती थी। पावर बूस्टर क्लास का मतलब क्या होता है कि वॉट एवर वी हैव लर्नड इन द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द समरी एज वेल एज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दैट चैप्टर। ठीक है, तो आर एनवायरमेंट के देख लिए, लाइफ प्रोसेसेस के बाकी थे। अब देखो, इतने दिनों बाद लाइफ प्रोसेसेस की पावर बूस्टर क्लास कराने से क्या फायदा है? ये फायदा है स्टूडेंट्स, इट विल ब्रश अप योर मेमोरी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। Are you getting my point? I am brushing your memory after a long period of time, क्योंकि लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर कंप्लीट किए हुए आई थिंक लास्ट 1 वीक हो गया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप रोज रिवाइज नहीं करते होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज क्या करेंगे, पावर बूस्टर क्लास जो लाइफ प्रोसेसेस की 10th स्टैंडर्ड का जो एक चैप्टर है देखेंगे, तो बहुत दिनों बाद की मेमोरी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। और एक तरीके से देखा जाए तो आपको चैप्टर भी क्या हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो इट विल गिव यू बेनिफिट एज वेल इट विल ब्रश अप योर मेमोरी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि कोई चैप्टर अगर 3 दिन भी छूट जाता है ना, तो वो भी बहुत होता है। बायोलॉजी में चैप्टर्स को याद करने के लिए यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर्स रेगुलरली। अब आपको भी पता है कि यू हैव टू स्टडी ऑल द अदर सब्जेक्ट्स अलोंग विद द बायोलॉजी। आप बोलोगे ना कि मैम मुझे सिर्फ बायो थोड़ी पढ़नी है, आई हैव टू स्टडी हिंदी, आई हैव टू स्टडी इंग्लिश, सोशल स्टडीज, इन विच ज्योग्राफी, civics, all the things you have to study in a one standard. After 10th you are going to choose one subject कि आपको मैथमेटिक्स लेनी है या बायोलॉजी लेनी है, you want to opt कॉमर्स और आर्ट्स, तब बात अलग हो जाती है। तब इवन स्टडीज हायर स्टैंडर्ड की तरफ जाती है। पर अभी क्या है, अगर आप कुछ टाइम में इस तरीके से अपने चैप्टर्स को रिवाइज करोगे तो क्या होगा, जैसे आपने आर एनवायरमेंट कर लिया, कुछ दिन बाद उसकी पावर बूस्टर क्लास आप उठा के देखो, आपको लगेगा अच्छा ये सारी चीजें थी। आपके दिमाग में हर चीज रहती है, पर होता क्या है कि हर चीज पे क्या है, धूल जल्दी लगती है। अगर आप धूल साफ कर दोगे तो इट विल क्या है, वो बिल्कुल एक फ्रेश चीज आपके सामने आएगी। ठीक है, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पावर बूस्टर क्लास बेस्ड ऑन द चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस में स्टूडेंट्स, मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी दिस समरी। ओके, लेट्स सी द पॉइंट्स वन बाय वन। मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स कैन बी टेकन एज एन इंडिकेशन ऑफ लाइफ। मतलब क्या है, कोई भी एक चीज रखी हुई है स्टेबल पॉइंट पर, हिल ही नहीं रही है, आप बोलोगे शायद इसमें लाइफ नहीं है। इसमें लाइफ नहीं है मतलब इसमें शायद मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं है, या इसमें एक जगह से दूसरे जगह जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइफ इंडिकेट करने का मतलब होता है कि लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज करना, लाइफ से रिलेटेड प्रोसेसेस करना, एंड दीज थिंग्स आर ओनली एंड ओनली पॉसिबल बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंस्टेड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स मतलब देखो, वो बॉडी का एक्सटर्नल मूवमेंट भी हो रहा है कि मैं हाथ हिला रही हूँ, बॉडी का कोई इंटरनल मूवमेंट भी हो सकता है कि फूड इसोफेगस से निकल रहा है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करके स्टमक में जा रहा है। तो बॉडी अगर किसी भी तरीके का मूवमेंट शो कर रही है, दैट मीन्स द लाइफ एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर्स प्रोसेसेस like nutrition, respiration, transport of materials within the body and excretion of waste products. ठीक है, हमने कहा कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ मूवमेंट इज एग्जिबिटेड बाय मी, किसी भी तरीके की हलचल अगर मेरे शरीर में हो रही है तो मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मेरे अंदर लाइफ है। उस लाइफ को अगर आपको आगे बढ़ाना है, आपको अपनी लाइफ की एक्टिविटीज को मेंटेन करना है, तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या है, आपको कुछ गतिविधियां करनी पड़ेंगी, आपको कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। वो एक्टिविटीज न्यूट्रिशन, ठीक है, एक्टिविटीज करनी भी पड़ेंगी और उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। देखो, आप अपने घर में जैसे कोई नया रेफ्रिजरेटर लाए,
ठीक है। आप रेफ्रिजरेटर लाए, बहुत अच्छी कंपनी का, आप LG का रेफ्रिजरेटर लेके आए हो, ठीक है। आप हर तरीके से उससे कंफर्ट लेवल ले रहे हो, वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, आपकी लाइफ की एक्टिविटीज को अच्छा कर रहा है, इसलिए आप उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। आप रेफ्रिजरेटर को रख रहे हो ना, अब आपको क्या करना है, ओके, वॉट एवर द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस रेफ्रिजरेटर कर रहा है, क्या उन प्रोसेस को आपको मेंटेन नहीं करना है? क्या आप रेफ्रिजरेटर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे? क्या आप रेफ्रिजरेटर की कोई इंटरनल पार्ट अगर खराब हो जाएगा तो मैकेनिक को बुलाकर उसे ठीक नहीं कराओगे या कंपनी को फोन नहीं करोगे? जैसे तैसे चलाओगे तो रेफ्रिजरेटर एक दिन काम करना बंद कर जाएगा। उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल अगर वी आर गोइंग टू एसोसिएटेड विद द लाइव एक्टिविटीज, हम अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी कंटिन्यूएशन में तो करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी जरूरी है। रख रखाव अच्छे से रखना, मेंटेन करना, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना। तो इससे रिलेटेड जो प्रोसेसेस हमारी लाइफ में जरूरी है वो क्या है? पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना, समथिंग यू आर इनटेकिंग इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, गैसियस एक्सचेंज, O2 अंदर लेना, CO2 बाहर निकालना, और जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो उसको किसी ना किसी तरीके से यूटिलाइज करना है। एज आई मेंशनिंग, द रेस्पिरेशन कम जस्ट आफ्टर द न्यूट्रिशन, सो देयर इज अ को रिलेशन बिटवीन द न्यूट्रिशन एज वेल एज द रेस्पिरेशन। होगा रिलेशन, कैसे? आपने जो खाना खाया है, खाना खाना अलग चीज है, पर खाने खाने से जो एनर्जी मिलेगी, मेन मोटो खाने का वही है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? द एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय द रेस्पिरेशन, बिकॉज वॉट एवर द गैसेज आर एक्सचेंजिंग विद इन दिस प्रोसीजर ऑफ रेस्पिरेशन, जो भी ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हो वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है फूड में से एनर्जी को डिराइव करने में, खींचने में, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है CO2 वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही बॉडी से क्या हो जाता है? एग्जिट आउट हो जाता है। Then transport of materials within the body. Again I am telling you, if I am writing nutrition, then respiration, then transport, then excretion, there is a mutual understanding and correlation between all these four life processes. ठीक है। अब तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। आपने जो फूड खाया उसमें से एनर्जी को डिराइव किया, यूटिलाइज हुआ, क्या आप चाहते हो बॉडी में एक ही कोने पर एनर्जी रहे? नहीं, आई वॉन्ट टू ट्रांसपोर्ट। मैं चाहती हूं कि यहां जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है वो पूरी बॉडी को मिले, दूसरी जगह भी सर्कुलेट हो, ट्रांसपोर्ट हो। तो वी हैव वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अगर न्यूट्रिशन एक्टिविटी करानी है तो कोई चीज करवाएगी, रेस्पिरेशन करवाना है तो कोई चीज लिंक्ड है, कोई चीज एसोसिएटेड है, उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट। और जब सब चीजें हो गई हैं, कुछ जो चीज बच गई जो ना बॉडी ने न्यूट्रिशन में एक्सेप्ट करी, ना रेस्पिरेशन में एक्सेप्ट करी, ना वो चाहती है कि ट्रांसपोर्ट हो, वो बॉडी से बाहर निकाल दो इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ बेकार के प्रोडक्ट, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स। Now, autotrophic nutrition involves the intake of simple inorganic materials from the environment and using an external energy source like the sun to synthesize complex high energy organic material. कहने का क्या मतलब है? ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मतलब होता है खुद से, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक मतलब क्या होता है कि हमने जब अपनी फूड चेन या फूड पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो ऑर्गेनिज्म जिस लेवल पे आता है इन्वायरमेंट पे वो उसका पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल होता है। मैं कह रही हूं ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो खुद खाना बनाता है? प्लांट्स। वेरी गुड आंसर। ट्रॉफिक टॉप मोस्ट लेवल पे आपके प्लांट्स बैठे हुए हैं, उनका न्यूट्रिशन कैसा है? खुद से बनाने वाला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल उठा लेते हैं। वो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल उठा लेते हैं और उस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। उस ऑर्गेनिक मटेरियल को वो क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज करने के लिए कौन मदद करेगा? यूटिलाइज करने के लिए सनलाइट मदद करेगी। यूटिलाइज करने के लिए कौन मदद करेगा? सनलाइट। और सबका मिक्सचर सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल प्लस सनलाइट, उसके मिक्सचर से जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जटिल, कठिन, ठीक है, हाई एनर्जी ऑर्गेनिक मटेरियल।
You are using inorganic material and you are getting result of organic material. You are using simple material and in the result you are getting complex material. ठीक है, उसमें से आप एनर्जी निकाल रहे हो और कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ले रहे हो. ठीक है. Now, as we have discussed the autotrophic nutrition, तो हमें हेटेरोट्रॉफिक भी करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि इन्वायरमेंट में सिर्फ प्लांट्स ही हो जो खुद खाना बना सकते हो. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इनटेक ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म. इनका काम बहुत आसान है भाई. ग्रीन प्लांट्स जो खुद खाना बनाते हैं, उन्होंने सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल मैन्युफैक्चर किया, अब खाना बन गया. हेटेरोट्रॉफिक में द ऑर्गेनिजम्स हु आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. वो क्या करते हैं, जो खाना बना रहे हैं ऑटोट्रॉफिक वाले, उनके पास जाएंगे और उनका जो प्रिपेयर्ड फूड है किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको ले लेते हैं. मतलब जो हेटेरोट्रॉफिक मोड वाले ऑर्गेनिजम्स है वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटेक कर रहे हैं. ठीक है. In human beings, the food eaten is broken down by various steps along the alimentary canal, and the digested food is absorbed in the small intestine to be sent to all the cells in the body. हमारे human beings में अगर हमें न्यूट्रिशन करवाना हो तो हमारे लिए अगर न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, सो वी वांट अ वेल डेवलप्ड सिस्टम टू प्रोसीड दैट लाइफ प्रोसेस नेम्ड एज न्यूट्रिशन. अगर आपको न्यूट्रिशन नामक कोई क्रिया करवानी है, खाना कैसे अंदर जाएगा, खाना कहां कहां से निकलेगा, कैसे खाना बड़े से छोटे में टूट जाएगा, क्योंकि आप इवन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एबल टू प्रिपेयर फूड. ठीक है. प्रिपेयर फूड का ये मतलब नहीं होता कि आप बोलोगे मैं तो किचन में रोज खाना बनाता हूं या रोज खाना बनाती हूं. नो, बट एक्चुअली यू आर यूजिंग द सोर्स डायरेक्टली फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स. ठीक है. क्या इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, यू आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स. आप चिकन को यूज कर रहे हो, आप मटन खा रहे हो, गोट खा रहे हो. ठीक है. पर यू आर नॉट एक्चुअली कुकिंग. ये थोड़ी कि आपने गोट को उठाया या आपने ही गोट को पैदा किया था. गोट एक अलग सोर्स से आई है, बट यू आर यूजिंग द गोट एज अ बेनिफिट ऑफ योर सेल्फ. ठीक है. तो आपने क्या है, प्लांट से कोई प्रोडक्ट लिया या एनिमल से कोई प्रोडक्ट लिया, आप खुद खाना नहीं बना रहे हैं. You are taking intake of nutrition from some other sources present in this environment. Even they are also the living sources. Plants are living organism as well as animals are also living organism. ठीक है. तो अगर हमें फूड को इंटेक करना है तो हमारे पास, या हमें न्यूट्रिशन नाम का कोई लाइफ एक्टिविटी या लाइफ प्रोसेस करवानी है, तो हमें एक सिस्टम, वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, म्यूचुअली इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें पता है कि हमें न्यूट्रिशन का काम ही करना है, वो कभी भी रेस्पिरेशन का काम नहीं करेंगे. ठीक है. ये सब मिलकर जो एक सिस्टम बनाता है उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. ये ऑर्गन्स, और इस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स अरेंज्ड होते हैं वो किस नाम से अरेंज्ड होते हैं, एलिमेंटरी कैनाल. ठीक है. यहां से फूड अंदर लेते हो, इसी में ही फूड डाइजेस्ट होता जाता है, और फाइनली एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर फाइनली फूड का पूरा डाइजेशन खत्म होता है, और वहीं से ही फूड क्या हो जाता है, ब्लड में एब्जॉर्ब होता जाता है, और ब्लड उसको वेरियस सेल्स में पहुंचा देता है. एंड दैट विल कंप्लीट द होल लाइफ प्रोसेस नेम्ड एज न्यूट्रिशन इन दी हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. उसके बाद अब ये तो था न्यूट्रिशन की बात. अब खाना ले लिया, सेल्स में खाना पहुंच गया, खाने में से एनर्जी को लेना, क्योंकि मैं खाना तन की शक्ति, मन की शक्ति के लिए खाती हूं. ठीक है. तो अब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कॉम्प्लेक्स, अब देखो खाना किसकी फॉर्म में लिया, प्लांट ने बनाया, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स. अगर आप किसी एनिमल को भी खा रहे हो, अगर आप गोट को खा रहे हो, तो गोट इज ऑल्सो इनटेकिंग फूड फ्रॉम प्लांट्स. गोट भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो वो प्लांट से ऑर्गेनिक ही ले रही है और आपको ऑर्गेनिक ही ले रही है. मतलब फाइनली जो फूड आप लेते हो, ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट प्लांट्स, अदर जो ऑर्गेनिजम्स फूड ले रहे हैं वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल ले रहे हैं. ठीक है. तो क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन complex organic compounds such as glucose are broken down to provide energy in the form of ATP. ठीक. मान लो कि आपने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड लिया,
ठीक है, प्लांट्स अपना जो रिजल्ट बनाते हैं प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस होता है जिसके थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसकी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक यूनिट बनती है, फूड का क्या नाम है, ग्लूकोज। फूड का नाम है ग्लूकोज। अगर आपने कुछ भी प्लांट का सोर्स खाया तो यू आर इनटेकिंग ग्लूकोज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अब देखो ग्लूकोज क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है और उसको छोटे छोटे सिंपल में तोड़ना है, तभी तो एनर्जी निकलेगी, तभी तो खाना पचेगा, फूड का मोटिव कंप्लीट होगा। ठीक है, सच एज ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन। ग्लूकोज को क्या करते हो, तोड़ दो और उसमें से एनर्जी को क्या कर लो, खींच लो, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ATP is used to provide energy for other reactions in the cell. What is ATP? ATP is the unit of energy. Adenosine triphosphate. अगर आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को ऑक्सीडाइज्ड करोगे, चलो ये भी एक बड़े लेवल की बात हो गई, अगर आपको फूड में से एनर्जी को लेना है, डिराइव करना है, तो वो एनर्जी किसकी फॉर्म में डिराइव होगी, वो एनर्जी ATP की फॉर्म में डिराइव होगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी डिराइव हो गई। अब एनर्जी को लेके क्या करूंगी, अचार तो नहीं डालूंगी ना, एनर्जी का अचार तो नहीं डालूंगी कि नींबू का अचार डालूं, ऐसे तो नहीं करूंगी ना स्टूडेंट्स। मैं उस एनर्जी को यूटिलाइज करूंगी बॉडी की और अदर एक्टिविटीज करवाने में। एनर्जी आती जाएगी, काम चलता जाएगा, एनर्जी आती जाएगी, लाइफ का काम चलता रहेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन में बी एरोबिक और एनएरोबिक। एरोबिक मतलब वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। ले देखिए, रेस्पिरेशन में आपको खाने को तोड़ना है और एनर्जी को लेना है। अगर वो खाना टूटेगा ऑक्सीजन को लेकर तो एरोबिक, अगर वो खाना बिना ऑक्सीजन के टूट जाएगा तो एनएरोबिक। ठीक है, ले देखिए, रेस्पिरेशन में खाने को तोड़ के एनर्जी को लेना है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। किसी भी तरीके से करो, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट करो तो एरोबिक, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं करो तो एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मेक्स मोर एनर्जी अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एरोबिक में एनर्जी ज्यादा से ज्यादा निकलेगी तो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड भी होगी। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स द ट्रांसपोर्ट, अब देखो न्यूट्रिशन की बात खत्म, रेस्पिरेशन की बात खत्म, नाउ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, in human being the transport of materials such as oxygen, carbon dioxide, food and excretory products is the function of circulatory system. चाहे बॉडी में आप कुछ भी ले रहे हो, खाना ले रहे हो उसका ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन ले रहे हो उसका ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है उसका ट्रांसपोर्टेशन, या और भी कोई चीजें हैं, चाहे फूड है या फूड से रिलेटेड जो वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स निकलेंगे, उन सब का ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आइदर इनटेक इन दी बॉडी और आउटटेक फ्रॉम दी बॉडी, अंदर बॉडी के अंदर लेना या बॉडी से बाहर निकालना, दोनों कलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही आएंगे। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए या उस प्रोसीजर को एग्जिबिट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट करना, घुमाना। सर्कुलेट करने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, घुमाना। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। हार्ट है, दिल है मेरे पास, आई हैव दिल, दिल के अंदर दिल क्या कर रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है ब्लड की, ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, उस ब्लड के थ्रू क्या हो रहा है, सारे मटेरियल्स बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, और ब्लड ने क्या है, अपने पास करियर्स रख रखे हैं, ब्लड वेसल्स, उनके ऊपर सामान बैठ के जाता है, दे आर द वेसल्स, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको सूट का ट्रांसपोर्टेशन करना है कोटा से लुधियाना, आप क्या करोगे, मीडियम रोड चुनोगे, ब्लड चुन लिया, लेकिन रोड के ऊपर कैस पे बैठ के जा रहे हो, रोड के ऊपर बस के ऊपर बैठ के जा रहे हो, तो बस क्या हो गई, बस एक्ट एज अ वेसल्स विद इन द मीडियम ऑफ द ब्लड विच इज इक्विवेलेंट टू द रोड। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखो, ये तो क्या था, नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस की बात थी। अब इन हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट, हाईली डिफरेंशिएटेड प्लांट्स मतलब जिन प्लांट में सेल डिवीजन एक लिमिट तक था, खत्म हो गया है और उन सेल्स ने डिवाइड करना बंद करके एक पर्टिकुलर फंक्शन एग्जिबिट कर लिया है, नाउ दे अंडरगॉन डिफरेंशिएशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, materials, food and other material is a function of the vascular tissue which consists of xylem and phloem.
अगर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करवाना है, कोई स्पेशलाइज फंक्शन करवाना है, तो आपको एक वैस्कुलर कंडक्टिंग सिस्टम की जरूरत है, विच इज इक्विवेलेंट टू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स। वहां पर अगर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स है, तो क्या प्लांट्स में कुछ नहीं होगा? प्लांट्स हैव टू मेजर parts in it या two major vascular tissues in it named as xylem and phloem। ये xylem and phloem क्या करते हैं? प्लांट्स में कोई चीज यहां बनती है, रूट में बनी तो ऊपर ले जाएंगे, लीव्स में बनी तो नीचे ले जाएंगे, ऊपर नीचे ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन चलता रहता है बाय द वैस्कुलर टिश्यूज xylem and phloem। In human beings, excretory products in the form of soluble nitrogen compounds are removed by the nephrons in the kidneys। मैंने क्या बोला था आपको? अगर आपको ये सारे लाइफ प्रोसेस के बाद भी कुछ ऐसी चीजें बच गई जिसमें आपकी बॉडी इन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई, तो आप क्या बोलोगे? रिमूव इट आउट, exit out from the body, and exiting is excretion। एग्जिटिंग आउट इज एक्सक्रीशन। तो अगर आपको एक्सक्रीशन करवाना है बॉडी में, एक्सक्रीशन का मतलब है कि बॉडी जो भी खा रही है उसमें कुछ ऐसे नाइट्रोजनस मतलब जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और आपकी बॉडी को वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स बाहर निकालने हैं, जिसके लिए कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन कौन है जो काम करता है? किडनी। उसके अंदर की फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन्स। ठीक है। प्लांट्स यूज अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल। जब एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के पास ये सारे सिस्टम है, तो क्या प्लांट्स के पास नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट मटेरियल मे बी स्टोर्ड इन द सेल vacuoles as a gum and resin removed in the falling leaves or excreted into the surrounding soil। अगर प्लांट्स को वेस्ट मटेरियल रिमूव करना है तो वो क्या है? जेली लाइक गम एंड रेजिन, चिपचिपा टाइप मटेरियल बना लेते हैं, या लीव्स पे स्टक हो जाएंगे, लीव्स फॉल ऑन हो जाएंगी, वो भी गिर जाएंगे नीचे, रिमूव हो गए प्लांट से। या फिर जो सराउंडिंग सॉइल है उसमें एक्सक्रीट कर देंगे। चलो मान लो वाया रूट्स कर दिया, थोड़ा वाटर वेपर्स की फॉर्म में कर दिया, ट्रांसपिरेशन कर दिया, या फिर गम एंड रेजिन बना के वो डायरेक्टली फॉलिंग लीव्स में से क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी क्या था? पावर बूस्टर क्लास में समरी थी, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पावर बूस्टर क्लास में अपना पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, समरी वाला। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर पावर बूस्टर क्लास। Let's start. We're going to discuss about hardly 8 to 9 questions. This is your first question. The xylem in plants responsible for, see the options very very carefully. Transport of water. Xylem क्या है? प्लांट का वेस्कुलर टिश्यू है, किसी न किसी चीज का आदान प्रदान ट्रांसपोर्टेशन में मदद कर रहा है। अब किसका? Let's see. Transport of water, transport of food, transport of amino acids and transport of oxygen. Xylem वाटर एंड जनरली मिनरल्स के साथ एसोसिएटेड होता है। वेयर देयर इज अ स्टार मार्क, द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉफिक मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म खुद खाना बना रहा है या बनाना चाहता है तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? लेट्स सी द ऑप्शंस। CO2 एंड वाटर, okay. Chlorophyll, is it required? Yes, it is required. And sunlight, बिल्कुल। All of the above, इन तीनों की जरूरत है, इन तीनों की, because it is the simple inorganic material। ठीक है। सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए, बिकॉज इफ आर अ ग्रीन प्लांट देन यू हैव द ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स नोन एज फोटोसिंथेसिस थ्रू विच द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन takes place. So option D, all of the above, the star mark option is the correct one. Now question number 3, breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in। पायरुवेट क्या है? पायरुवेट मतलब कि कोई भी फूड मटेरियल, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, अगर उसको तोड़कर
उसको तोड़कर, देखो ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव CO2 वाटर एंड एनर्जी, उसको तोड़कर मतलब उसका अगर रेस्पिरेशन करवाना है, तो एनर्जी लेनी है और उसके साथ ये बाय प्रोडक्ट बनेंगे। वो चीज कहां पर प्रोसीड होती है आपकी सेल के अंदर? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियस। एज वी वेरी वेल नो दैट द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड द एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की फॉर्म में ही एनर्जी चाहिए। एटीपी कहां प्रोड्यूस होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, बिकॉज इट इज द करेंसी ऑफ द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये जो भी ले दे के बात की गई है, ये रेस्पिरेशन की गई है। कहां होगा? सेल के अंदर का सेल ऑर्गेनल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। So the star mark option number B is the correct option for that question. Now question number 4. How are fats digested in our bodies? Fat कैसे पचता है हमारे शरीर में? Where does this process takes place? ठीक है, फैट का बॉडी में पचना, फैट का बॉडी में टूटना। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? पचने का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स चीज आप ले रहे हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ दो। ठीक है, तो ये तोड़ने का काम, पर्टिकुलरली फैट्स को तोड़ने का काम को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। कहां होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था, मैक्सिमम डाइजेशन हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, pancreas contain pancreatic juice which contain enzyme pancreatic lipase। मैंने आपको क्या बताया था लाइफ प्रोसेस में कि अगर स्टार्च है तो अमाइलेज, फैट है तो लाइपेज, या फिर पेप्सिन ट्रिप्सिन नाम की चीजें हैं तो प्रोटीन। तो अगर पैंक्रियाज को फैट को पचाना है तो उनके पास एंजाइम होना चाहिए पैंक्रियाटिक लाइपेज, तभी वो फैट का डाइजेशन कर पाएंगे। Pancreatic duct brings this to duodenum। पैंक्रियाटिक डग इस एंजाइम को डिओडेनम में लाकर रख देगी। डिओडेनम इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। मैंने आपको क्या बोला था? जब तक लिवर अपना बाइल नहीं डालेगा डिओडेनम पर, बाकी के एंजाइम्स एक्टिव नहीं हो पाएंगे काम करने के लिए। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर विच इज ऑल्सो नीडेड फॉर फैट डाइजेशन। ठीक है, bile duct bring this to duodenum. In duodenum, that is the part of small intestine, bile juice makes the medium alkaline। ये भी मैंने आपको बताया था कि स्टमक से जो खाना आता है वो फुल ऑफ HCl से आता है, एसिडिक है, वो वॉल को बर्न कर सकता है। तो आपको पहले मीडियम को क्या करना पड़ेगा? 7 से ऊपर ले जाना पड़ेगा, जिससे कि फूड डिओडेनम पे क्या हो? विथस्टैंड हो पाए। विथस्टैंड होगा तो आगे चल के काम हो पाएगा। And activate pancreatic enzyme, thus digestion occurs। ठीक है, now question number 5, what is role of saliva in digestion of food? देखो, it moistens the food making it soft। खाने को क्या कर देगा? गीला, lubricate कर देगा, थोड़ा सॉफ्ट कर देगा। एक एंजाइम होता है सलाइवरी एंजाइम, जो कि आपके फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको माल्टोज सिंपल फूड में तोड़ देगा। कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, एक ही बात है। देखो, कन्वर्ट यहां पर एंजाइम का मतलब बताया था, यहां पर उसका पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंस बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर देयर बाय प्रोडक्ट? इधर क्या चाहिए और इधर क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, इधर क्या चाहिए? इधर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट चाहिए। बनेगा क्या? प्रोडक्ट में ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स करेंगे किस प्रोसीजर में? फोटोसिंथेसिस। तो कोई रिएक्शन चल रही है तो रिएक्शन के क्या है? रिएक्शन के क्या है? सबस्ट्रेट्स ये हैं। सबस्ट्रेट मतलब जो चीजें यहां पर यूज हो रही हैं, और रिजल्ट्स क्या है? ये है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, What are the alveoli designed to maximize the exchange of gases? क्या है ऐसा alveoli में जिसमें मैक्सिमम O2 एंड CO2 का एक्सचेंज पॉसिबल है? थिन वॉल्स कवर्ड विथ कैपिलरीज ब्लड वेसल। पतली पतली वॉल्स हैं। पतली पतली जो वॉल्स होती है उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है। सरफेस एरिया बड़ा होता है तो एक्सचेंज इजी हो जाता है। और एल्वियोलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है वो डायरेक्टली आपकी ब्लड की कैपिलरी से जुड़ी हुई होती है। तो जैसे ही वॉल से ऑक्सीजन आया, खट से ब्लड में चला गया, यहां से CO2 आया, क्रॉस करके एल्वियोलाई में
चला गया। तो इस डिजाइन की वजह से एल्वियोलाई आर रिस्पॉन्सिबल टू एक्सचेंज गैसेस विद इन दी बॉडी, दैट इज O2 का अंदर, CO2 का बाहर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट दैट क्वेश्चन नंबर 8, हाँ यस इट इज द लास्ट क्वेश्चन। What would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या दिक्कतें नजर आएंगी? रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इनसाइड आरबीसी इन दी ब्लड। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी के अंदर का जो रेड कलर है, आरबीसी क्यों रेड कलर की है? क्योंकि उसके अंदर रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन मौजूद है, वो अपना कलर दे देता है ब्लड को, ठीक है। इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन को बांधने की एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन बंधता है जब जाके ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है। अगर कमी हो गई तो एडवर्सली अफेक्ट ऑक्सीजन सप्लाइंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? अगर सेल्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो खाना नहीं आएगा, आप टायर्डनेस, अजीब से बूढ़े बूढ़े, आपको लगेगा अरे मैं कैसी उम्र में जा रही हूं, मेरे को क्यों इतना एजिंग फील हो रहा है, हमेशा थके हुए रहोगे, थोड़ा सा चलोगे थक जाओगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई सेल के पास नहीं पहुंच रही है, और उस डेफिशिएंसी को, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? अनीमिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनीमिया। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ आज आपके 10th स्टैंडर्ड का जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर होता है उसकी इंक्लूडिंग पावर बूस्टर क्लास पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। मतलब 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने अभी तक पहला चैप्टर आर एनवायरनमेंट पूरा कर लिया, लाइफ प्रोसेस पूरा हो गया, और व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, ये मैंने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया है। पूरा चैप्टर मैंने 9th स्टैंडर्ड में लिया है। उसमें मैंने सिर्फ एक टॉपिक नहीं लिया था, कोल एंड पेट्रोलियम एंड थोड़ा बहुत फॉसिल फ्यूल। तो मैं आपको अभी 10th स्टैंडर्ड में जब ये स्टार्ट कराऊंगी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आई एम क्लियरिंग माई सेल्फ स्टूडेंट्स कि मैं पूरा चैप्टर नहीं बताऊंगी। मैं देखो, अगर आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप क्या है 9th क्लास के टॉपिक्स को उठाओ। मैंने जो 9th स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा है आप उसे पढ़ाओ, वो 9th में का भी है और 10th का भी है। सिर्फ जो एक आध टॉपिक है फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम, वो टॉपिक मैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में उठाऊंगी, इसलिए वो चैप्टर क्या है मैं सबसे एंड में स्टार्ट करूंगी। तो व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स चल रहा था, उसे कंटिन्यू करेंगे, और बाद में जो 2 चैप्टर्स बाकी हैं, न्यूरल दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर्स अपन आगे कंटिन्यू कर लेंगे। लाइफ प्रोसेस वाली चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।